Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zirka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So, here I am going to start the remaining topic of the chapter excretory system. So, here the first topic we have function of kidneys. आज हम लोग जो एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में किडनी के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, फंक्शंस डिटेल में स्टडी किए। अब हम लोग देखेंगे कि किडनी किस तरह से फंक्शन करता है और इसका क्या मेजर प्रोडक्ट्स होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन अकर्स इन 3 मेजर स्टेज। यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो किडनी में होता है और किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन का प्रोडक्शन करना। और ये 3 मेजर स्टेप्स में होता है। एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन इन द कैपिलरीज एल्सवेयर। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में फ्लो करता है वो बहुत प्रेशर में फ्लो करता है और कैपिलरीज के मुकाबले में। और इसकी वजह ये होती है, द रीजन फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर इज दैट इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट। और इसकी वजह ये होती है कि इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो काफी नैरो होता है एफरेंट आर्टेरियोल से। दिस हाई प्रेशर कॉजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड टू फिल्टर आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन कैप्सूल। और ये जो हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होती है वो फिल्टर हो जाती है और वो ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में इंटर कर जाता है। दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और ये जो फिल्ट्रेशन होता है जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स अप्लाई होता है इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इंक्लूडिंग यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स comes out of the glomerulus। और इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान जितना भी ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है साथ में यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में इंटर कर जाती है। बोमेन कैप्सूल उसे रिसीव कर लेता है। द फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूबुल इज कॉल्ड द ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। और जो फ्लूइड रीनल ट्यूबुल में इंटर करता है उसे ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट कहते हैं। द ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूल्स। और ये जो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट है वो वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज और अदर प्लाज्मा सॉल्यूल्स कंटेन करता है। द थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोमेरुलस आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और जो ब्लड का थिकर पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस में ही रह जाता है। नेमली द 3 kind of the corpuscles, protein and other large molecules are carried forward through the efferent arteriole। इसे इन सब को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए, दिस वन इज द बोमेन कैप्सूल एंड दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड इंटर करता है। चूंकि एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन बहुत वाइड होता है, इफरेंट का नैरो होता है, जिसकी वजह से ब्लड इंटर तो ज्यादा अमाउंट में कर रहा है पर उससे रिलीज कम अमाउंट में हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से ब्लड में जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर हो गया, फिर प्रोटीन और ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीज़ें ये सारी इंटर कर जाती है बोमेन कैप्सूल में। और दूसरी सेकेंड थिंग के जितने बड़े कॉर्पसल्स हो गए, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सारे ग्लोमेरुलस में ही रह जाते हैं और वो इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू फिर और भी वर्क करते हैं। तो ये हो जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से तो बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस भी बोमेन कैप्सूल में इंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होती है वो कहलाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाती है। यहाँ पे ये यूरिन नहीं कहलाती है, ये इस लिक्विड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं जिसमें बहुत यूजफुल सब्सटेंस होता है। इसी यूजफुल सब्सटेंस का फिर से ट्यूब्यूल्स में सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो glomerular filtrate entering the renal tubule is not urine. It is an extremely dilute solution contain a lot of useful materials including glucose and some salts such as those of sodium। तो इसमें ग्लूकोज और सोडियम ये सारी चीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाती है। तो इन सबको इतना को वेस्ट करना बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। तो बॉडी फिर से ग्लूकोज और सोडियम और इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करती है जिसे कि सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं।
नेक्स्ट है थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन. Tubular secretion, certain substance like potassium in the normal course and a large number of foreign chemicals including drugs, penicillin are passed into the forming urine is the in the distal convoluted tubule. This passage involves activity of the cells of tubular wall and hence is called tubular secretion. होता क्या है कि selective reabsorption के बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें पोटेशियम और बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाते हैं, यूरिन में वो रिलीज होते हैं, यानी कि डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में जो लिक्विड होती है उसे यूरिन, वहां से वो यूरिन टर्न करने लगता है. अब इसे और भी अच्छे से समझते हैं कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है. बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को रिसीव करता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में फिर से रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को रिमूव नहीं करना होता है. तो जैसे सोडियम क्लोराइड्स और वाटर, इन सबको फिर रीअब्जॉर्ब करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में. लूप ऑफ हेनली में रीअब्जॉर्प्शन चलता है वाटर और सोडियम आयंस का, और डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर और सम क्लोराइड्स रीअब्जॉर्ब तो करता ही है, साथ में पेनिसिलिन और हार्मफुल ड्रग्स जो होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं and that forming the urine. It means that distal convoluted tubule में जो filtrate form करने लगता है वो यहाँ से ये यूरिन कहलाने लगता है. So here ये जो 3 steps में यूरिन फॉर्मेशन है, यहाँ से फिर से हम लोग समझ सकते हैं होल प्रोसेस की किस तरह से हो रहा है. तो यहाँ जो ये ग्लोमेरुलर है, ये ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट को प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू पास करता है और ये कलेक्टिंग डक्ट में ये कलेक्ट हो जाता है. तो यू कैन सी कि ये नेफ्रॉन किस तरह से हेल्प कर रहा है, पूरा स्ट्रेनिंग का काम कर रहा है ये, और ये किडनी का यूनिट है. इस तरह के 1 मिलियन नंबर्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है, हर तरह के केमिकल वेस्ट को रिमूव करता है, फिर से बॉडी में ब्लड को, फ्रेश ब्लड को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए. तो किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में, इसलिए इंसान को अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए. जो हार्मफुल फूड्स हैं उसे बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसे कंज्यूम करना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन एफरेंट आर्टेरियल एंड इफरेंट आर्टेरियल, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, आप उसे भी पढ़कर समझ सकते हैं. यहाँ पे वैसे समझाने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं है. Now the next topic is the constituent of urine. Urine में basically 5% solid waste होते हैं, 95% जो होते हैं वो water होता है, और ये कितना कितना परसेंट होता है ये चार्ट दिया गया, इसे लर्न कर लें. Abnormal constituents of in urine, blood known as hematuria. In this condition, blood passes with urine due to some infection in urinary tract. Kidney stones or the tumor. Kidney stones, यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी स्टोन्स और ट्यूमर होने की वजह से कभी कभी ब्लड यूरिन में आ जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द हेमाटोरिया. नेक्स्ट है ग्लूकोज. In a condition called glycosuria, excess glucose passes with urine due to diabetes mellitus. Diabetes mellitus की वजह से excess ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन में रिलीज आउट होने लगता है, and that condition is called the glycosuria. Due to high blood pressure or due to increased permeability of the Bowman capsule membrane on account of bacterial infection, albumin protein may be passed out via the urine. एल्बुमिन जो होता है वो चूंकि वोमेन कैप्सूल कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एल्बुमिन जो कि प्रोटीन है वो पास होने लगता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एल्बुमिनेरिया. बाइल पिगमेंट ड्यू टू एनीमिया, हेपेटाइटिस और लीवर क्लोरोसिस यूरिन में कंटेन बाइल पिगमेंट, और एनीमिया की वजह से या फिर जॉन्डिस की वजह से कभी कभी यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इस कंडीशन को इससे पता चलता है कि लीवर में कुछ गड़बड़ है, लीवर इन्फेक्शन हो रहा है. Now the next important topic is the regulation of urine output.
यूरिन आउटपुट का रेगुलेशन कैसे होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायरेसिस कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रेगुलेट करता है वाटर एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। जब ये बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है। पर ये एडीएच जहाँ कम सिक्रीट होना शुरू होता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायूरेटिक्स और इसी प्रोसेस को डायूरेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। The kidney, while removing waste like urea from the blood, also regulates its composition. तो किडनी सिर्फ वेस्ट को तो रिमूव करता ही है यूरिया को और साथ साथ ये बॉडी के सॉल्ट को भी रेगुलेट करता है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यू कैन सी हियर that the regulation of osmotic pressure of the blood is also occur with the help of the kidney, that is known as the osmoregulation, जिसमें वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को किडनी मेंटेन करता है और इसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पे टेबल दी गई है वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, इसे लर्न कर लेना है इस टेबल को। अब यहाँ पे कुछ आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि बायोलॉजिकल रीजंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गिव द बायोलॉजिकल रीजन फॉर दिस फॉलोइंग, लाइक व्हाई पर्सन यूरिनेट, like why a person urinate fewer in summer than in winter, then and the urine passes generally thicker। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग समर में ज़्यादा पानी भी पीते हैं और यूरिनेशन भी कम होता है, पर विंटर में कम पानी पिया जाता है पर यूरिनेशन भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये है कि एक किडनी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है वाटर, वो एब्जॉर्ब करता है, साथ में बॉडी से भी स्वेट फॉर्मेशन होता है, पर्सपिरेशन होते रहता है, जिसकी वजह से वाटर कंजप्शन बॉडी ज़्यादा करती है, प्लस किडनी भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है समर में ज़्यादा वाटर पीने की वजह से भी। अब एक यहाँ पे कंडीशन दी गई कि कॉलेरा पेशेंट में क्या होता है। कॉलेरा पेशेंट जो होते हैं उनमें वोमिटिंग बहुत होती है और वाटरी बबल रिलीज होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करने के लायक नहीं होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और साथ में वो यूरिया भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूरिया एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाता है कि यूरिया का अकुमुलेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, पॉइजनस कंडीशन डेवलप हो जाती है। द इमीडिएट ट्रीटमेंट अल्टीमेटली दे में डाई, और इसकी वजह से ज़्यादा अकुमुलेशन यूरिया को हो जाने की वजह से क्या हो सकता है कि इंसान इमीडिएट खत्म हो सकता है। तो द इमीडिएट ट्रीटमेंट इज टू रिप्लेनिश वाटर इन द ब्लड बाय ग्लूकोज सलाइन ड्रिप और बाय गिविंग ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन थ्रू द माउथ। होता क्या है कि इससे बचने के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, मतलब वाटर की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ानी चाहिए किसी भी तरह से, सलाइन चढ़ाकर या फिर ORS प्रोवाइड करके। इस तरह से कॉलेरा पेशेंट को बचाया जा सकता है। The next topic we have is artificial kidney. If one kidney is damaged or removed for some reason, the other kidney alone is sufficient for excretory needs and person can lead a normal life. होता है कि अगर एक किडनी डैमेज हो जाता है तो दूसरी किडनी से सफिशिएंट होती है कि वो एक इंसान के सारे एक्सक्रीटरी नीड्स को पूरा कर सके। बट अगर दोनों किडनी फेल कर जाती है तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी, जिसे कि डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसे यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। पेशेंट ब्लड जो होता है वो रेडियल आर्टरी से मशीन के थ्रू निकाल दिया जाता है, और वेयर द यूरिन एक्सेस सॉल्ट्स आर रिमूव एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न टू अ वेन इन द सेम आर्म। और जहाँ से यूरिया और उसे पास कराया जाता है मशीन के थ्रू, जिससे कि यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है और फिर से वेन में, उसी आर्म के वेन में फिर उसे इंटर करा दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि इन केसेस ऑफ परमानेंट डैमेज, जिनकी किडनी परमानेंटली डैमेज कर चुकी है, उन लोगों में डायलिसिस कराई जाती है कम से कम। डायलिसिस इज टू बी रिपीटेड फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस ए वीक। तो कम से कम हफ्ते में 2 बार ये डायलिसिस प्रोसेस कराया जाता है।
तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछे जाते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पूछे जाते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन पूछा जाता है, रीनल कैप्सूल के डायग्राम पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एंड और बायोलॉजिकल रीजंस क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. So we have completed this topic here. The kidneys are organs of urinary system. They regulate water content of the body and remove metabolic waste through the formation of urine. How does urine form? It takes place in 3 steps. Ultrafiltration. When blood reaches the glomerulus, it is maintained at a relatively high pressure. High blood pressure forces water and soluble molecules such as glucose and amino acids in the plasma through the thin wall of glomerulus and the Bowman capsule into the capsular space. This process is called ultrafiltration. The fluid that is filtered in the Bowman's capsule is called glomerular filtrate. The filtrate has a similar composition to plasma. However, no plasma proteins and blood cells are found in the glomerular filtrate because they are too large to pass through the walls of the glomerulus and Bowman capsule. Second step is reabsorption. After ultrafiltration, the glomerular filtrate flows through the kidney tubule. In the kidney tubule, useful substances in the filtrate are reabsorbed back into the surrounding capillaries so that they are not lost from the body. This process is called reabsorption. It occurs mainly in the proximal convoluted tubule. In the proximal convoluted tubule, all glucose, amino acids, and most salts are reabsorbed by diffusion and active transport. As many solute molecules are removed from the filtrate, the water potential of filtrate rises. Therefore, water in the filtrate enters the blood by osmosis. The reabsorption of water raises the concentration of urea in filtrate. Thus, urea in the filtrate diffuses into the blood. Further reabsorption of substance takes place, that is called selective reabsorption, in the remaining part of the tubule. After reabsorption, the remaining filtrate in the collecting duct is called urine. In this way, urine formation takes place, which will be passed out of the body when we urinate.